नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रधानमंत्री जी की रैली नांदेड़ में थी, महाराष्ट्र में। प्रथम चरण के मतदान के बाद पहली रैली, और जहां उन्होंने वोटरों को एनडीए को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया, वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादा बड़ी बात उन्होंने कही कि आखिर वोटिंग के प्रति उदासीनता कैसी, लोग बाग निकल कर क्यों नहीं आ रहे। लोग बाग निकले, वोट करें, चाहे वो किसी को भी करें वोट। प्रधानमंत्री के ये शब्द यूं ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभाओं को ले लीजिए, राहुल गांधी की सभाओं को ले लीजिए, अखिलेश यादव की सभाओं को ले लीजिए, तेजस्वी यादव की सभाओं को ले लीजिए, चिराग पासवान की सभाओं को ले लीजिए, अशोक गहलोत की सभाओं को ले लीजिए, स्टालिन की सभाओं को ले लीजिए, कोई भी सभा आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिसमें भीड़ ना हो। तो फिर यह मत प्रतिशत कैसे गिर गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज की तारीख में लोगों के समक्ष है। लोगों को छोड़िए, सबसे ज्यादा चिंता में राजनीतिक दल हैं और अपने अपने तरीके से इस गिरे हुए मत प्रतिशत के बारे में आकलन किया जा रहा है और अंदाजा लगाने की कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर इस वोटिंग परसेंटेज के कम जाने से नुकसान किसको होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषण में इस विषय का आना छोटी बात नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं को अग्रेसिवली बूथ तक लाने के लिए फिर से एक बार संदेश गया है, मेहनत करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर दूसरों से आगे अपने आप को बताती है, क्योंकि उसके जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो मतदाताओं को पन्ने के अनुसार, उनके पन्ने में जितने लिखे मतदाताओं के नाम है, उनके परिवार वालों को, सबों को लेकर बूथ तक पहुंचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और बूथ के जरिए कैसे चुनाव जीते जाते हैं, इस बात को बहुत प्रमुखता से अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में इस तरह की गणित का सामने आना, जिसमें कि राज्य दर राज्य वोटिंग प्रतिशत घटती चली गई, ये कैसे हो गया है? विपक्षी दल प्रसन्न है, उन्हें खुश होने की वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां सत्ता में है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा रहा। ये उदासीनता दूसरी जगहों पर, पश्चिम बंगाल में अग्रेसिव वोटिंग, आखिर क्या है? मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घूम रहा था और इस बात को देख के मुझे आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि क्या मैं जिस इलाके में हूं उस इलाके का यह फिनोमिना है और वहां कम वोटिंग हो रही है। लेकिन जी नहीं, 8 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर वोटिंग हो रही थी और हर जगह के जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि वोटर्स कम बाहर निकले हैं। वजह क्या है, इस पे जाने के पहले हम लोग जरा बात करें कि जो आंकड़े अब आ गए हैं पूरी तरह से, वो आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, कुछ राज्यों के ही आंकड़े आपसे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की ही बात आप कर ले तो 67% के आसपास वोटिंग 2019 में, और देखिए कि कल का जो औसत है वो 60% से नीचे, 7% के आसपास एक अंतर रजिस्टर फर्स्ट फेज में किया गया है। बिहार में तो कमाल ही हो गया, बिहार में तो आंकड़ा 50% भी नहीं पहुंचा, पिछली दफा वो 54% के आसपास। ये ड्रॉप क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो 75% वोटिंग 2019 में, जो घट करके 66% यानी कि 9% का ड्रॉप देखा जा रहा है। उसी प्रकार राजस्थान में 64% के आसपास वोटिंग, जो घटकर 57% यानी कि 7% वोटों का ड्रॉप यहां भी रजिस्टर किया जा रहा है। उत्तराखंड में 62% के आसपास वोटिंग, जो घट करके
55% 7% का वोटिंग, तो एक औसत कहा जा सकता है कि 6 से 7% वोट कम पड़े हैं। आपको यहां हम ये भी बताते चलें कि जो जानकार हैं सेफोलॉजी के, जो ये चुनावी गणित होता है, वोटों के स्विंग होते हैं, वोटों का कम पड़ना, ज्यादा पड़ना, जो इसे साइंस की तरह पढ़ते हैं, तो इस विज्ञान का नाम सेफोलॉजी है। और जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनका यह मानना है कि 3% वोट भी अगर कम या ज्यादा होते हैं तो वो चुनाव परिणामों पर बहुत ही निर्णायक प्रभाव डालते हैं। यहां तो हम बात 6 से 7% की कर रहे हैं। और ये जो ड्रॉप है ये किसको नुकसान पहुंचाएगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन नेताओं को यह चिंता हो रही है और तभी वो अपने तरीके से इस पर रिमार्क दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आपने सुना। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि वोटिंग कम हुई है लेकिन सारे वोट हमें ही पड़े हैं। ये उनका एक अंदाजा था, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसी तरह से नेतागण इस फॉल को, ये जो गिरावट आई है वोटिंग में, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार के तौर पर हम आंकड़ों पर जाते हैं और किसी के कहने से उसकी बात को विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो आंकड़े इतिहास में दर्ज हैं वो भी एक दिशा दिखाते हैं। बात उनकी कर लेते हैं। साल 2004 में चुनाव हुए, उस वक्त 58% वोटिंग रजिस्टर की गई। यह 58% वोटिंग जब रजिस्टर की गई तो उसका मिलान हुआ साल 2004 से पहले जो चुनाव हुए थे 1999 में, उसमें वोटिंग परसेंटेज 60% के ऊपर था। ये जो 2-2.5% का फॉल हुआ, गिरावट आई, तो उसमें यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो 180 से ऊपर थीं वो 135 के आसपास हो गई। ये जरूरी नहीं है कि वो 2.5% वोट घटने से ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ, लेकिन इसे इसी तरह से इंटरप्रेट किया गया। इसी तरह से देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज जैसे ही घटे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बड़ा गलत है, अगर वोटिंग परसेंटेज घटा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई, ये दोनों को जोड़ना तो सही नहीं होगा। तो उसके जवाब में भी आंकड़े हैं, और वो जो जवाब वाले आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि साल 2014 में जब चुनाव हुए और उस वक्त जो आंकड़ा था वोटिंग का वो था 66%। यानी कि साल 2004 में जो 60% था, 10 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई तो बढ़कर के वो 66.4% हो गया। यानी कि बढ़े हुए वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को लाभ देते हुए नजर आए। घटते हुए वोट परसेंटेज जो कि 1999 से 2004 में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देते आए। इसको और भी पुख्ता तरीके से समझने के लिए एक दूसरा आंकड़ा भी है। साल 2019 में साल 2014 के मुकाबले आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए। साल 2019 में 67.4% वोट्स आए। साल 2014 में 66.4% ही आए थे, जैसा कि हमने बताया। यानी कि सीधे सीधे 1% का फासला। और ये जो बढ़ोतरी थी, इसमें आपने देखा कि 282 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, वो बढ़ करके 303 सीटें हो गई। मात्र 1% के इंक्रीज पर सीटों में जो इजाफा हुआ, आपने देखा कितना जबरदस्त था। तो इन्हीं आंकड़ों के आलोक में ये कहा जा रहा है कि 6 से 7% वोट परसेंटेज में ये जो ड्रॉप है, 102 सीटों पर चुनाव हुआ है, कहीं ये गेम चेंजर तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं होने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। क्या इसी वजह से तो कहीं प्रधानमंत्री ने आज लोगों को कहा है कि वोट देने निकलिए? ये अपने आप में ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के भी बहुत से एनालिस्ट अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये तय है जब भी सीट ज्यादा आई है, वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बढ़ा हुआ अगर हुआ है तभी हो पाया है और इसका लाभ हुआ है। हालांकि ये हमेशा मानकर चलिए कि जो आंकड़े पूर्व के हैं वो भविष्य के आंकड़े भी हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक जो दृष्टांत है
वो तो यही कहता है। अब आ जाइए इस सवाल पर कि वोटिंग परसेंटेज आखिर घट क्यों रहा है, क्या वजह थी। देखिए, कल गर्मी बहुत ज्यादा थी, पहले दिन मतदान का, बहुत ज्यादा गर्मी, इस बात को महसूस मैं खुद कर रहा था। और सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो वोटर इस जल्दीबाजी में थे कि गर्मी जो 10-11 बजे के बाद हो जाएगी, उसके पहले अपने अपने वोट दे लिए जाए। तो मतदान केंद्रों पर शुरुआत में तो भीड़ अच्छी आपको दिखी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा 12 बजे के आसपास वोटर्स बहुत कम संख्या में जा रहे थे मतदान केंद्रों पर। उसकी दूसरी वजह यह भी दिखाई पड़ी कि कल जुमे का दिन था, तो जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके लिए 1 से 2:30 का वक्त, यूं समझ लीजिए, वो तो बिजी हो गए। नमाज अदा करनी है और मस्जिदों में जाना है, तो वो पूरा पैक हो गया टाइम। लेकिन वो एक वजह थी। दूसरी वजह यह भी थी कि इतनी भीषण प्रचंड गर्मी पड़ रही थी कि उस वजह से कोई भी वोटर, चाहे वो किसी धर्म जाति से ताल्लुक रखता हो, गर्मी तो उसे लगती ही है, तो वो लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। नतीजतन ये हुआ कि 3 बजे के बाद बहुत से वोटर्स चले आए वोटिंग बूथों पर। उन्हें लगा कि अब वो धूप कमेगा तो चलते हैं। हालांकि 3 बजे कोई धूप घट गया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी थी कि भाई वोट न दे पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो। तो लंबी लंबी कतारें, और ये लंबी लंबी कतारें अपने आप में आपको और ज्यादा परेशान करती हैं। एक जगह मैं करीब 15 मिनट खड़ा रहा एक मतदान केंद्र में, बूथ के पास, और वो व्यक्ति जिसके पास में खड़ा था वो बमुश्किल 2 कदम आगे बढ़ पाया था। क्योंकि मतदान देने की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें तो समय लगता है, ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर और ज्यादा मुश्किलें होती हैं। मतदान अधिकारी के पास जितनी स्टाफ स्ट्रेंथ होती है वो अचानक बढ़ तो सकती नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक वही होती है। तो बढ़ी हुई भीड़ को संभालने में समय लगता है, और फिर लंबी लंबी कतारें हमने देखी अंत में। तो ये जो गर्मी है अपने आप में ये एक भीषण वजह बनकर सामने आ रही है। पर आप प्रश्न करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी तो गर्मी थी, तो वहां कैसे लोग निकल आए, 77% तक वोट चला गया। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि एक जो नेचुरल उत्साह होता है वोटर्स में, इस वजह से हमें वोटिंग बूथ पर जाना है, इस वजह से हमें वोट करना है, क्या उसकी कोई कमी देखी गई है? और अगर कम वोटिंग दर्ज किए गए हैं तो जाहिर है कि उस कमी को महसूस किया जा रहा है। कोई एक डोमिनेंट थीम नहीं है कि इस बार हम क्यों जाकर के वोट करें। प्रधानमंत्री के स्पीचेस में वो जो ऊर्जा और नयापन था, जाहिर है ये तीसरा चुनाव है, 2014 में वो आए थे, 2019 और अब 2024, तो उतना नयापन तो नहीं है। क्योंकि पहली बार जब आप उसी बात को सुनते हैं, फिर दूसरी बार भी उसी बात को सुनते हैं, और उसके बाद फिर 2024। कांग्रेस ये कहती है कि बार बार कांग्रेस को ही हर चीज के लिए नुकसान करने वाला, देश का सबसे पहला नंबर विलन, इस तरह की बात कहते कहते भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि इसे कई बार सुना जा चुका है। विपक्षी दलों को बहुत बार आप जब दोष देते हैं तो फिर नया नैरेटिव गढ़ नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने की जरूरत है कि आज की तारीख में उसे तीसरी बार क्यों चुना जाए, और उसके लिए बहुत स्ट्रांग रीजंस देने पड़ेंगे। कांग्रेस आ जाएगी और वो देश को चला नहीं पाएगी, इस तरह की बात शायद 2024 में वो स्ट्रांग नैरेटिव गढ़ नहीं पा रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तीसरी बात यह भी बताई जा रही है कि एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए रामलला का भव्य मंदिर जो अयोध्या में उन्होंने बनाया है। पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मंदिर इशू का फायदा हुआ है वोट के टर्म्स में, लेकिन उसकी भी अपनी एक काल अवधि होती है, और वो अवधि शायद अब बहुत ज्यादा दिन बीत गए, 3 महीने का वक्त हो गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और हम अब बढ़ रहे हैं 22 अप्रैल की तरफ। तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो समय बीता है, अगर जो एनालिस्ट हैं कहते हैं कि चुनाव 1 से 1.5 महीने के भीतर हो गए होते तो उसका एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होता। ये बात कही जा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये ट्रेंड शो करता है कि वोटर अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करता है।
वो फील करता है कि मेरे हित से जुड़े हुए मामले जो हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं है। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है सभाओं में, वो कई बार भीड़ प्रायोजित भी होती है, चाहे वो कोई भी दल हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो भीड़ तो आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन असली लड़ाई जो देखी गई है वो सोशल मीडिया पर देखी गई है, और सोशल मीडिया पर अपने मुद्दों को लेकर लोगों का जो एक मिजाज है वो दिखता है। और अगर उनके मुद्दों को बहुत ज़्यादा आपने प्रश्रय नहीं दिया तो वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दल बस अपने लिए और नेतागण अपनी कुर्सी के लिए अपनी बातें कहते हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और ऐसे में वो कार्यकर्ताओं में बात नहीं रह जाती है कि वो वोटरों में उत्साह जगा पाए। कार्यकर्ता क्या जाकर के कहें? तो क्या ऐसे में महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनमें इंटरेस्ट है जनता का, लेकिन उसके सॉल्यूशन के तौर पर किसी भी दल के जरिए कुछ ऐसा उन्हें मिला नहीं है कि वो निकले और जाकर के वोट कर दे। देखिए, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अगर वोटर वोट नहीं करने जा रहा है तो ये लोकतंत्र की हानि है। मान लीजिए कि कहीं 55% वोट हुए और 45% वोटर गए ही नहीं वोट करने के लिए, तो आप सोचिए कि करीब करीब आधी आबादी या उससे थोड़ा कम लोग जा ही नहीं रहे हैं वोट करने के लिए। लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं है क्या? क्या वजह है कि वो नहीं जा रहे हैं? और ये तनाव की एक बहुत बड़ी वजह किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए हो सकती है अगर वो जो उस वक्त की व्यवस्था है उसमें इंटरेस्ट लूज करने लगे वोटर। और यही अपने आप में चिंता का सबब था जिस कारण से प्रधानमंत्री ने ये बातें कही थी। और मुझे याद है पिछली बार और उसके पहले एक जो नेचुरल एक्साइटमेंट होता था, एक रोमांच, 14 में बदलाव की बात थी। ये 10 साल से चल रही है सरकार मनमोहन सिंह की, बहुत से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए हैं। बदलाव के बयार लेकर मोदी जी आए और उनको समर्थन दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त वो नैरेटिव नहीं बना पाए और एक चेंज को लेकर के जो उत्साह था वो हावी था और लोग बाग वोट करने के लिए निकल गए। 2019 में उस उत्साह की वजह दूसरी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा ये पुलवामा की घटना से सामने आया था और हम भारतीय अपने तमाम मुद्दे भूल जाते हैं अगर हमारे देश पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा आता है, जो कि किसी भी देश में होता है। एक नेशनलिस्टिक फर्वर था, उस कारण से उत्साह था। इस बार का जो उत्साह है वो इन दोनों विषयों में की वजह से नहीं है, क्योंकि ये विषय है नहीं। स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, हमारे आपके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और हमारे आपके मुद्दे अगर किसी समाधान की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो फिर जाहिर है हम वोट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। शायद देश की जनता ये कहना चाह रही है। अच्छी बात ये रही कि शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। 102 सीट यानी कि करीब करीब 1/5 चुनाव ओवर हो चुका हमारे देश में। 6 पोलिंग बचे हैं, 6 दिन और, लेकिन 20% पोलिंग तो होली, 20% के आसपास, थोड़ा कम। लेकिन अब इसके बाद जाहिर है कि लोग बाग उम्मीद करेंगे कि ये जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, इन सब राज्यों में पोलिंग हो, बढ़े, परसेंटेज हाई हो, वरना ये नतीजों पर अवश्यंभावी असर डालने वाले हैं। ये भी अपने आप में तय है। पीसफुल पोलिंग ठीक है, अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, पर पोलिंग करने से डर कौन रहा है? कौन बाहर नहीं निकल रहा है? किसके लिए गर्मी इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि वो चाहता है कि वो घर पे ही रहे और वो वोट करने न जाए? कौन छुट्टियां मनाने लग पड़ा है? क्या कोई ऐसी भी बात हुई कि वीकेंड लॉन्ग हो जाएगा, शुक्रवार की पोलिंग थी, शनिवार और रविवार 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी? इस मानसिकता से कौन वोटर है जो ग्रसित है? क्योंकि जो 26 तारीख की वोटिंग है वो भी शुक्रवार को ही है और फिर 3 दिन का अवकाश तब भी मिलेगा। और आखिर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस दल के वोटर निकल रहे हैं, किस दल के वोटर नहीं निकल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कि सत्ता पक्ष के वोटर निकल रहे हैं और विपक्ष के वोटर नहीं निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं जैसा कि दावा किया गया है, तो फिर जाहिर है कि सत्ता पक्ष को इसका लाभ होगा। लेकिन अगर विपक्ष
ये साबित करने में सफल हो जाता है कि दरअसल उसके वोटर निकले और सत्ता पक्ष के वोटर, खासतौर पर जो मिडिल क्लास वोटर्स होते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में आस्था रखते हैं, वो नहीं निकले। गर्मी थी, छुट्टी थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी पहला चरण का मतदान हुआ है और भी सीटें बाकी। हालांकि सबसे बड़ा चरण 102 सीटें, अब किसी भी चरण में 102 सीटों की वोटिंग नहीं होने वाली है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि 102 सीटों की वोटिंग के बाद अगर इसी तरह के कम हो जाते हैं मतदान, तो फिर ये नतीजों पर बहुत ही व्यापक असर डालने वाले हैं। लिहाजा अपील की जा रही है न केवल चुनाव आयोग की तरफ से बल्कि नेताओं की तरफ से भी कि मतदान में हिस्सा जरूर लें। न्यूज़ 24 की तरफ से हम भी आपको यही कहेंगे कि मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए। संभव हो सके तो सुबह जाकर के वोट कराइए। एक आखिर में अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ बात कहना चाहता हूं। मैं ये महसूस कर रहा था कि गर्मी एक डेटरेंट है। लोग बाग निकल कर वोट करें, लाइनों में खड़े हों, और उतनी भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी जो कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही, ये एक समस्या है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब प्लानिंग की गई है कि इस दौर में ही वोटिंग होगा, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि जो वोटिंग का समय है 6 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिया जाए। 1 घंटा बढ़ा देने से एक ऐसा वक्त मिलेगा जिसमें कि बूढ़े बुजुर्ग खास तौर पर, जो कि सुबह सुबह नहीं आ पाए और पूरे दिन गर्मी की वजह से नहीं आ पा सकते हैं, उनके लिए समय मिलेगा कि वो 4 से 6 अभी जो समझते हैं कि उस वक्त जाकर वो वोट करें, वो 5 से 7 के बीच वोट कर पाएंगे। और मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास घर में जाकर वोटिंग की जा रही है, क्योंकि उसमें तो 85 ईयर्स प्लस के हैं, पर और भी लोग हैं जो 70-75 साल के हैं। उनको बड़ी सुविधा होगी अगर ऐसा होता है, या फिर जो आसक्त हैं, बीमार हैं, या फिर ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि हम गर्मी में निकलें, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं। चुनाव आयोग अगर इस पर ध्यान दे तो और भी बेहतर होगा। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने सजेशंस और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।